दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में द केमिस्ट क्लब। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा केमिस्ट्री का काफ़ी सीरीज़ चल रही है। काफ़ी सारे लेक्चर्स हमने अभी कंप्लीट करे हैं और आज मैं केमिकल काइनेटिक्स के बारे में डिस्कस करूँगी आपसे। केमिकल काइनेटिक्स जो है, अगर ये बात करूँ फॉर आईआईटी जैम और जेई और गेट हो गया, नेट हो गया, तो इस हिसाब से इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा होती है। नेट में तो अप्रॉक्सीमेटली 10 मार्क्स का इससे आता ही आता है। और अगर आईआईटी जैम की बात करूँ तो 6 मार्क्स का आईआईटी जैम के हिसाब से 4 मार्क्स का सब्जेक्टिव और 2 का ऑब्जेक्टिव हो जाता है। और आईआईटी जेई में 12th क्लास के हिसाब से उसका आप देख सकते हो, क्योंकि 12th क्लास के हिसाब से भी हम काफ़ी इसमें बेसिक्स डिस्कस करेंगे, जैसे सूडो यूनिमॉलिकुलर हो गया और फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, और इसका बेसिकली मतलब क्या होता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट से कि केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है। तो केमिकल काइनेटिक्स की अगर मैं बात करूँ तो ये हमें बताता है रेट, किसी केमिकल रिएक्शन का वो रेट कि कैसे वो डिपेंड करेगा उन फैक्टर्स पे, जैसे कंसंट्रेशन या फिर टेम्परेचर। मतलब कोई भी हमारी अगर रिएक्शन है ए गिविंग बी, ठीक है, ये मेरी एक रिएक्शन है, तो मेरा जो बी है, प्रोडक्ट जो बन रहा है, वो कितनी तेज़ी से बन रहा है, मतलब 1 घंटे में बन रहा है, 2 घंटे में बन रहा है, 3 घंटे में बन रहा है, तो वो टाइम मतलब कितनी जल्दी वो मेरा प्रोडक्ट बन रहा है। और अगर मेरा जो इसका रेट कांस्टेंट है के, ठीक है, रेट कांस्टेंट जो के है, वो अगर मैं इनकी कंसंट्रेशन बदल दूँ तो क्या इस पर कोई असर पड़ेगा। अगर मैं टेम्परेचर कंडीशंस बदल दूँ तो मेरा रेट पे क्या असर पड़ेगा। मतलब हो सकता है टेम्परेचर अगर मैं बढ़ा दूँ तो अगर ये रिएक्शन मेरी 3 घंटे में हो रही है तो 2 घंटे में हो जाएगी। अगर मैं टेम्परेचर कम कर दूँ तो हो सकता है इसको 4 घंटे लग जाए कंप्लीट होने में। तो इस तरीके की मतलब हमारे को थोड़ी आइडिया मिल जाती है। इससे बेसिकली क्या होता है ना, कि हमें एक रिएक्शन को हम उसको डेप्थ में स्टडी कर सकते हैं, और कई बार हम केमिकल काइनेटिक्स से हम इंटरमीडिएट का भी पता लगा सकते हैं कि इंटरमीडिएट वाली स्टेज कौन सी रही होगी, कब इसका इंटरमीडिएट बढ़ा होगा। जब हम रिएक्शन कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी डायग्राम पढ़ते हैं, तो कैटलिसिस का क्या फ़र्क पड़ता है हमारे रेट कांस्टेंट पे या इक्वेशन पर। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो आप इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए कि केमिकल काइनेटिक्स डील्स विद द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड विद हाउ द रेट डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स सच एज कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। और ये ऑल्सो हमें हेल्प करता है इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म को भी पता लगाने में। ये हमें हेल्प करता है कि किसी एक रिएक्शन का क्या पाथवे होगा, तो वो हमें ये हेल्प करता है बताने में। तो अब बात आती है रेट की, कि रेट क्या होता है। तो रेट बेसिकली क्या होता है कि आपको पता ही है कि अगर कहीं से टोटी से पानी गिर रहा है तो उसका फ्लो रेट क्या है, हम पता लगाते हैं। तो रेट का मतलब होता है एक स्पीड, स्पीड पता लगाना कि वो जो हमारी काइनेटिक्स है, वो रिएक्शन है, वो कितनी तेज़ी से चल रही है, ठीक है, कितनी तेज़ी से चल रही है या कितनी जल्दी चल रही है, वो हमें रेट बता देगा। तो रेट है, अगर वो स्पीड बोल रही हो तो ये क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी, ये नेगेटिव नहीं हो सकती। ओके, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगी। तो अगर हमें रेट की डेफिनेशन लिखनी है तो आप ये लिख सकते हो कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अ स्पीशीज इन अ केमिकल रिएक्शन पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो रेट की डेफिनेशन हो जाएगी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ स्पीशीज पर यूनिट टाइम। मतलब टाइम के साथ हमारा, क्योंकि हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, एक रिएक्शन का रेट देख रहे हैं, ठीक है, कि रिएक्शन कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तो जैसे मेरी कोई रिएक्शन है ए गिविंग बी, तो ए जितना घटेगा उतना ही बी बढ़ेगा, ठीक है, उतना ही बी बनेगा। तो मेरा ए की कंसंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है, क्योंकि कंसंट्रेशन ही एकमात्र साधन है जिससे हम पता चल लगा सकते हैं कि मेरा रिएक्शन आगे बढ़ रही है। तो ए में कितनी घटावत आ रही है उतना ही इसमें बढ़ावत आएगी। तो ए जितना घट रहा है टाइम के साथ साथ बी उतना बढ़ेगा। तो इसीलिए हम रेट को इस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो अगर मुझे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का मतलब रिएक्टेंट का रेट डिफाइन करना है, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में अगर मुझे रेट बताना है, तो मैं क्या बताऊंगी, रेट ऑफ कंजम्पशन बताऊंगी, ठीक है। रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या बताते हैं, रेट ऑफ कंजम्पशन। और कंजम्पशन क्यों बता रहे हैं, कंजम्पशन का मतलब है घटना, ठीक है, घटना। रेट मतलब कंसंट्रेशन का घटना, और बी क्या है, टाइम के साथ साथ बढ़ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन। तो प्रोडक्ट के लिए हम लोग लिखते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन,
ठीक है, तो इस तरीके से हमारा डिफाइंड होता है। तो रेट ऑफ कंजम्पशन हो गया हमारा रिएक्टेंट के लिए और रेट ऑफ फॉर्मेशन हो गया हमारा प्रोडक्ट के लिए। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास कोई रिएक्शन है ए प्लस बी गिविंग सी प्लस डी, तो ये जो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी हैं ये तो स्टोइचियोमेट्री हो गई, और ए बी सी डी ये क्या हो गए, इनके मेरे रिएक्टेंट स्पीशीज़ हो गए कि कौन कौन से रिएक्टेंट हैं और कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी रिएक्शन हो रही है। सो अब दोस्तों अब मुझे इसमें क्या करना है कि अब मुझे इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। ठीक है, सो ये मेरा क्या है, रिएक्टेंट है, ये मेरा क्या है, प्रोडक्ट है। तो इसके लिए मैं क्या लिखूँगी, रेट ऑफ कंजम्पशन। ठीक है, और इसके लिए मैं लिखूँगी रेट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, और ये स्टोइचियोमेट्री बता रहा है कि कितने मतलब कितना इनका पार्ट है जो रिएक्ट कर रहा है, कितना मोल्स है उनके आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से होगा। तो अगर मुझे रेट ऑफ कंजम्पशन लिखना है, रेट ऑफ कंजम्पशन लिखना है, तो एक बात और मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहती हूँ कि रेट ऑफ कंजम्पशन इज़ नॉट इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ कंजम्पशन रेट ऑफ रिएक्शन से एक बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, ये दोनों अलग हैं। और इनमें डिफरेंस क्या होता है कि इसमें हम स्टोइचियोमेट्री को नॉट इंक्लूडेड, ठीक है, और इसमें क्या होता है, स्टोइचियोमेट्री इंक्लूडेड। ठीक है, स्टोइचियोमेट्री इंक्लूडेड मतलब अब जैसे रेट ऑफ रिएक्शन है, रिएक्शन में क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ किसी स्पीशीज़ का रिएक्ट करता है किसी दूसरे पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ स्पीशीज़ के साथ, तो इसलिए वहाँ पर हमारी स्टोइचियोमेट्री इंपॉर्टेंट हो जाती है। रेट ऑफ कंजम्पशन बेसिकली क्या है कि हमारा ए कितना घटा, ठीक है, ए हमारा कितना घट रहा है बस उसका रेट बताता है। और रेट ऑफ रिएक्शन मतलब पूरी एक रिएक्शन का रेट, मतलब ए गिविंग अगर बी है तो इस पूरी रिएक्शन का रेट, और इस रेट को बताने के लिए हमें स्टोइचियोमेट्री चाहिए होती है, क्योंकि स्टोइचियोमेट्री मुझे बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स बता देती है या फिर नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज़ बता देती है कि कितना किसका पार्ट रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि उसी पे ही रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। और रेट ऑफ कंजम्पशन है वो सिर्फ उस पर्टिकुलर कंसनट्रेशन पर डिपेंड करता है उस स्पीशीज़ की। तो अगर मैं रेट ऑफ कंजम्पशन की बात करूँ तो उसका इस पर्टिकुलर ऊपर वाली रिएक्शन के लिए आपका रेट ऑफ कंजम्पशन क्या हो जाएगा, इट इज़ डिक्रीज इन कंसनट्रेशन विद टाइम। तो रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो डेल्टा ए अपॉन में डेल्टा टी, तो ये हो जाएगा। तो रिएक्टेंट की अब ये क्या है मेरा रेट ऑफ, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ROC, रेट ऑफ कंजम्पशन। तो डेल्टा ए बाय डेल्टा टी मतलब डिक्रीज इन कंसनट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और माइनस क्यों रखा है, क्योंकि रेट कैन नेवर बी नेगेटिव, इसलिए क्योंकि हमारी जो कंसनट्रेशन है वो डिक्रीज हो रही है। अगर A1 मेरा इनिशियल है और A2 मेरा फाइनल है तो रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में क्या होगा, A2 विल बी लेस देन A1, क्योंकि कंसनट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इसलिए ये पर्टिकुलर क्वांटिटी क्या होगी, मेरी नेगेटिव होगी, इसीलिए मैंने यहाँ नेगेटिव का साइन लगाया ताकि रेट मुझे पॉजिटिव मिले। ठीक है बच्चों, आप फॉलो कर पा रहे हो, बहुत ईजी है। हाँ, तो अब इसको लिखते हैं। अगर इसको और शब्दों में लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, कंसनट्रेशन एट टाइम 2 माइनस कंसनट्रेशन एट टाइम 1 डिवाइडेड बाय टाइम उस टाइम पर क्या है और टाइम उस टाइम पर क्या है। तो ये पर्टिकुलर हमारा हो जाता है रेट ऑफ कंजम्पशन। अब मुझे क्या लिखना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन। रेट ऑफ फॉर्मेशन में क्या हो जाएगा, आपका फॉर्मेशन किसका हो रहा है, प्रोडक्ट का हो रहा है, आपका C और D प्रोडक्ट है, तो इनका रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, प्लस आएगा, क्योंकि इनका तो टाइम के साथ कंसनट्रेशन बढ़ रही है, ये प्रोडक्ट है, तो कंसनट्रेशन ऑफ C डिवाइडेड बाय टाइम पर यूनिट टाइम, या फिर आपका कंसनट्रेशन ऑफ D पर यूनिट टाइम। तो ये आपका क्या हो गया, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में रेट। तो इस तरीके से हम लोग रेट ऑफ कंजम्पशन और रेट ऑफ फॉर्मेशन लिखते हैं। आप B के लिए भी रेट ऑफ कंजम्पशन लिख सकते हो, क्या हो जाएगा, माइनस कंसनट्रेशन ऑफ डेल्टा B बाय डेल्टा T। तो इस तरीके से हमारा ये फॉर्मेशन और कंजम्पशन का क्लियर हो जाता है फंडा सारा यहीं पर। ओके, सो रेट ऑफ रिएक्शन की अब हम बात करेंगे कि अब हमें रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखना है। तो ये अभी हमने देखा रेट ऑफ कंजम्पशन और फॉर्मेशन, अब देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। सो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इट इज़ द चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ स्पीशीज
पर यूनिट टाइम विद रिस्पेक्ट टू इट्स स्टोशियोमेट्री, मतलब स्टोशियोमेट्री के रिस्पेक्ट में उसका कितना अमाउंट घट रहा है टाइम के साथ, वो आपका बताता है रेट ऑफ रिएक्शन। और रेट ऑफ रिएक्शन का जो सही तरीका होता है वो होता है ये 1/a decrease in concentration of A with respect to time is equals to 1/b decrease in concentration of B with respect to time is equals to 1/c increase in concentration of C with respect to time is equals to 1/d increase in concentration of D with respect to time। अब ये मैंने कैसे लिखा है, ये आपकी जो इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन है, ये आपकी इक्वेशन है A प्लस B गिविंग C प्लस D, ये आपकी इक्वेशन है। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में मैंने वो रेट डिफाइन किया है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, C और D यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं और A और B यहाँ पर डिकम्पोज हो रहे हैं। तो इसीलिए अब मैंने यहाँ पर क्या बोला है, रेट ऑफ रिएक्शन में क्या है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना और विद रिस्पेक्ट टू स्टोशियोमेट्री, मतलब यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर 2 मोल A के रिएक्ट कर रहे हैं 3 मोल B के बनाने के लिए। ठीक है, तो स्टोशियोमेट्री यहाँ पर क्या है 2, और यहाँ पर A का मैंने लिया है, लेट्स से कंसंट्रेशन मैं इसकी ले लेती हूँ 0.1 मोल लीटर इनवर्स, मैंने इसकी इतनी कंसंट्रेशन ले ली। तो इतनी कंसंट्रेशन के 2 मोल A के आपस में रिएक्ट करके 3 मोल मुझे B के दे रहे हैं। तो 2 मोल के रिस्पेक्ट में A की कंसंट्रेशन में कितना डिक्रीज़ हो रहा है वो मुझे क्या बताएगा, रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि A की कंसंट्रेशन में जितना डिक्रीज़ होगा वो किस पर डिपेंड कर रहा है, B में कितना बढ़ोतरी होगी। तो इसीलिए मैं यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू कोफिशिएंट्स लिखती हूँ। तो 1/a, ठीक है, फिर वही रेट ऑफ कंजम्पशन हो जाएगा, यहाँ पर रेट ऑफ कंजम्पशन लिखना है इज इक्वल्स टू 1/b, फिर रेट ऑफ कंजम्पशन किसका हो जाएगा, B का, फिर इज इक्वल्स टू 1/c, रेट ऑफ फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, C का, इज इक्वल्स टू 1/d, रेट ऑफ फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, D का। तो बस सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पर आपका स्टोशियोमेट्री भी आ जाएंगी, क्योंकि स्टोशियोमेट्री ही एक डिसाइडिंग फैक्टर है उस चीज़ का, उस रेट का। ठीक है, तो स्टोशियोमेट्री इज़ इम्पॉर्टेंट हमारी रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने के लिए। अब जैसे कि आपके सामने लिखा है, फॉर द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स अगर स्टोशियोमेट्री कोफिशिएंट इज़ 1 देन देयर रेट ऑफ कॉम्पोजिशन एंड फॉर्मेशन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये तो बहुत सही बात बोली है, जनरल पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर मैं स्टोशियोमेट्री इन सब की 1 कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा, रेट ऑफ कंजम्पशन या फिर रेट ऑफ फॉर्मेशन के। तो स्टोशियोमेट्री 1 पे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंजम्पशन या फॉर्मेशन। तो एक मैंने यहाँ पर एक जनरल प्लॉट दिखा रखा है आपको कंसंट्रेशन विद टाइम का। तो इसमें बेसिकली समझने वाली बात क्या है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, टाइम के साथ साथ डिक्रीज़ हो रही है। ये देखिए एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ हो रही है। और ये डिक्रीज़ या इंक्रीज़ ही कैसे पता चलेगा, हमारी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे कि हमारी रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, जो हम अभी लेटर पढ़ेंगे। तो अभी क्या हो रहा है, बेसिकली आप इस प्लॉट को समझने की कोशिश करिए कि हमारा टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट रही है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। तो इस प्लॉट में आपको बस इतना समझना है। अब आता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली क्या होता है, ये वो रेट रिएक्शन होता है, इट इज़ अ रेट ऑफ रिएक्शन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब अगर मेरी कोई रिएक्शन है जो बहुत देर तक चल रही है, ठीक है, मैं मानती हूँ कि मेरी वो रिएक्शन को होने में 10 घंटे लग गए, ठीक है, तो मैंने स्टार्टिंग में उसकी कंसंट्रेशन क्या थी वो मैंने देख ली, और 10 घंटे बाद उसकी कंसंट्रेशन कितनी बची वो मैंने देख ली, T2 माइनस T1 उनके रिस्पेक्टिव टाइम देख लिए। तो मुझे इससे क्या पता चल जाएगा, रेट पता चल जाएगा कि एवरेज रेट क्या है, मतलब किस रेट से मेरी रिएक्शन चल रही थी। ठीक है ना। तो दिस इम्प्लाइज दैट फ्रॉम T2 टू T1 द रेट ऑफ रिएक्शन इज x मोल इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, बट द रेट इज चेंजिंग at very time interval between T2 to T1। सो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि मेरी जो रेट है, मुझे 10 घंटे के टाइम पे मुझे अपना एक एवरेज रेट मिल गया है कि इस एक्स अमाउंट ऑफ रेट से वो मेरी रिएक्शन चल रही है। बट देखिए अगर मैं एक फिज़िकल वर्ल्ड या रियलिटी के साथ इसको रिलेट करने की कोशिश करूँ ना, तो ऐसी कोई भी रिएक्शन नहीं है जो एक पर्टिकुलर रेट से पूरी इक्वेशन पूरी 10 घंटे तक चलती रहे। हो सकता है कोई, जैसे हमें पता है कि हमें ये एक प्लॉट हम सब ने पढ़ा है, तो इसलिए मैं उससे थोड़ा आपको बताना चाहती हूँ कि ये देखिए ये मेरा एक प्लॉट है, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक
ठीक है, ये मेरा पोटेंशियल एनर्जी होता है यहाँ पे, और मेरा रिएक्शन कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। तो अब मैं इसको बोलती हूँ कि यहाँ पर मेरा क्या होता है, सबसे हाईएस्ट एक्टिवेशन एनर्जी होती है। यहाँ पर ये क्या होता है, बैरियर होता है, इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होती है, और ये बेसिकली बैरियर होता है जिसको क्रॉस करते ही हमें प्रोडक्ट मिल जाता है रिएक्टेंट से। तो अब देखिए यहाँ पर मेरी एक्टिवेशन एनर्जी कम है, तो यहाँ पर रेट क्या होगा, ज़्यादा, यहाँ पर भी रेट ज़्यादा होगा आगे बढ़ने का, बट एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पर मैक्सिमम है। यहाँ पर अगर एक्टिवेशन एनर्जी मैक्सिमम है तो यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग रेट क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता है k इज इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। जब हम ये रिलेशन को डिटेल में पढ़ते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि रेट कांस्टेंट और एक्टिवेशन एनर्जी दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि रेट हमें क्या बता रहा है कि वो मेरी कितनी तेज़ी से जा रही है, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या बता रहा है, मेरा वो पोटेंशियल एनर्जी बैरियर बता रहा है कि मुझे कितना एनर्जी को चाहिए उस थ्रेशोल्ड पॉइंट को क्रॉस करने के लिए। इसीलिए मेरा कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो एवरेज रेट है वो मुझे बेसिकली क्या बोलता है कि इस पर्टिकुलर रेट से मेरी पूरी रिएक्शन हुई है 10 घंटे तक, बट ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभी जैसा कि मैंने आपको एक प्लॉट में दिखाया, हर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरा रेट अलग है, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी अलग है। सो इसलिए मेरा जो होता है रेट बदलता रहता है हमारा हर टाइम के साथ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन depends and is directly proportional to concentration of species, but here it gives the average value and at every point concentration is changing. It is not x, this implies it is not correct value of rate। तो ये पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट है वो क्या बोलना चाहता है कि जो मेरा रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। अब मुझे पता है कि हर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। तो अगर मेरी कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो रही है तो मेरा रेट क्या होगा, रेट भी तो कम ही होगा। एक सामान्य रेट एक्स के साथ वो कैसे पूरे 10 घंटे तक चलेगा। तो यहाँ से भी हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है ये एक परफेक्ट क्राइटेरिया नहीं है किसी रेट ऑफ रिएक्शन को जानने का। तो इसलिए हम लोग एक कंक्लूजन पे आते हैं कि हमें एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के बजाय हमें एक इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ना चाहिए, जिससे हमारे मतलब हमें पता चल जाए हमारे रिएक्शन के बारे में। तो उससे क्या होता है कि हम हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अपना रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि एक्स टाइम पर मेरा रेट ऑफ रिएक्शन क्या था, वाई टाइम पे मेरा रेट ऑफ रिएक्शन क्या था। तो इससे मुझे पूरा अंदाज़ा हो जाता है कि मेरी जो पूरी रिएक्शन है इस पर्टिकुलर टाइम पे बहुत तेज़ चली है और इस पर्टिकुलर टाइम पे बहुत धीरे चली है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं ना, जब वो धीरे चल रही है, अगर मेरी स्टार्टिंग में मुझे पता चल जाएगा कि मेरी रेट ऑफ रिएक्शन कम है, तो मैं क्या करूँगी, कोई कैटलिस्ट डाल दूँगी ताकि वो स्टार्टिंग से ही मेरी रेट को बढ़ा दे। तो इसलिए हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। जो भी अभी मैंने आपको बोला इसको मैंने इंग्लिश में यहाँ पर लिखा हुआ है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन प्रोवाइड्स द एवरेज वैल्यू ऑफ रेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट इन एक्चुअल रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। इट मीन्स एट एनी टाइम और एट एनी इंस्टेंट द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफरेंट, क्योंकि कंसंट्रेशन भी चेंज होता है टाइम के साथ। इसलिए हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, एक वो रेट होता है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, और हम क्या करते हैं बेसिकली किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, अब मुझे पता है कि मेरी रिएक्शन का एक पर्टिकुलर कर्व है। कर्व मुझे कैसे मिलेगा, मेरी रिएक्शन के ऑर्डर को जान के कि वो फर्स्ट ऑर्डर है या सेकंड ऑर्डर है, उससे मुझे पता चल जाएगा। तो मैं किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूँगी और y2 माइनस y1 उसका स्लोप निकाल के मैं रेट निकाल लूँगी। तो वो तो मेरा एक ग्राफिकल पार्ट हो गया, बट अभी हम इसका थ्योरी को देखते हैं, उसको भी मैं आपको करना बताऊँगी कि वो कैसे करते हैं। तो रेट क्या होता है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम, या फिर इंक्रीज इन कंसंट्रेशन विद ऑफ प्रोडक्ट इन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमने देख ही लिया हम कैसे लिखते हैं। सो अप्लाइड टू टाइम इंडिपेंडेंट एंड एलिमेंट्री रिएक्शन। तो बेसिकली जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होता है ये टाइम के इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि हम किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये निकाल सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। और हमारा जो यूनिट होती है रेट की, रेट हमारा क्या होता है, कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल लीटर इनवर्स, और सेकंड इनवर्स ये क्यों लिखा है मैंने, टाइम के लिए, क्योंकि टाइम की क्या होती है सेकंड होती है, तो ऊपर जाके सेकंड इनवर्स हो जाएगी। सो इस तरीके से हमारे को एक यूनिट मिल जाती है रेट की।
तो किसी गैसियस रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ, यूनिट ऑफ आर कैन बी मोल लीटर इनवर्स या फिर एटीएम सेकेंड इनवर्स। क्योंकि देखिए हमेशा तो ऐसा नहीं होगा कि हमारे जो सोल्यूशन स्टेट सोल्यूशन फेज़ वाली ही हमें रिएक्शन मिले। हो सकता है कई बार हमें ऐसी रिएक्शंस मिल जाए जहाँ पर आपके सोल्यूशंस ना हो, गैसियस हो पार्टिकल्स, ठीक है। हो सकता है जैसे N2H2 गिविंग अमोनिया, हेबर्स प्रोसेस। तो वहाँ पर क्या होता है, हमारे कौन से रिएक्टेंट होते हैं, गैसियस होते हैं। तो वहाँ पर हम किससे डील करते हैं, प्रेशर के साथ, कि मेरे इस पर्टिकुलर गैस के प्रेशर में कितना कमी आ रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वहाँ पर हमारी रेट की यूनिट हो जाती है एटीएम सेकेंड इनवर्स। सो ये था हमारा इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में। दोस्तों अब मेरा कंसंट्रेशन वाला रेट को आरसी से रिप्रेजेंट करते हैं और प्रेशर वाले रेट को आरपी से। तो अगर आरसी और आरपी को मेरे को इंटर कन्वर्जन करनी है तो मैं कैसे करूँगी, उसका ये एक डेरिवेशन है। तो पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी क्या देगा मुझे, एन बाई वी अगर मैं कर दूँगी तो मुझे दे देगा प्रेशर इज इक्वल्स टू सी आर टी, क्योंकि एन बाई वी को इस साइड लेके जाओगे तो एन अपॉन वी हो जाएगा। प्रेशर को मैं लिख दूँगी सी आर टी। अब ये मेरी अगर कोई रिएक्शन है तो इसका मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकती हूँ। ये मेरे क्या है, गैसियस हैं रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो अब मैंने ये लिख दिया। अब मैंने क्या करा कि इसको प्रेशर को चेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन विद कंसंट्रेशन, सॉरी कंसंट्रेशन के साथ चेंज कर दिया। अब आर और टी टाइम और रेट कांस्टेंट, सॉरी ये मेरा क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये तो मेरे कांस्टेंट ही हैं। तो मैंने इनको बाहर ले लिया तो मेरा क्या आ गया, आर पी इज इक्वल्स टू माइनस आर टी बाई ए, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, आर पी इज इक्वल्स टू आर टी आर सी, क्योंकि डिक्रीज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ 1/a, ये क्या होता है मेरा रेट ऑफ रिएक्शन, कौन सा, कंसंट्रेशन वाला। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर वो चीज़ लिख दी है। तो आर पी इज इक्वल्स टू आर टी आर सी। तो ये आपका कन्वर्जन है। अगर आपको क्वेश्चन में आ जाता है कि रेट कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन ये है और प्रेशर के रिस्पेक्ट में रेट क्या होगा, तो आपको निकाल सकते हो आराम से। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर की वैल्यू वो देंगे ही, वो पुट करके आप निकाल लोगे। अब आपको लग रहा होगा कि क्या ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है हमारी पढ़ाई के लिए, जो हम एंट्रेंस एग्ज़ाम्स देंगे, क्या ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। तो मैं बोलूँगी येस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगर आप कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसका फाउंडेशन बनाना, उसका बेसिस बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगर वो फाउंडेशन ही नहीं होगा, अगर वो बेसिस ही नहीं होगा, तो आप किसी एग्ज़ाम को तो क्रैक कर लोगे रट के या कैसे भी, बट आप आगे जाके इंटरव्यूज़ क्रैक नहीं कर पाओगे। क्योंकि इंटरव्यूज़ में तो वो ऐसी ही चीज़ें पूछते हैं। वो आपसे क्या होगा, इंटरव्यू में वो पूछ लेंगे कि आपको कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में मैंने रेट दे रखा है, प्रेशर के रिस्पेक्ट में आप कैसे करोगे। तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। तो इसलिए बच्चों कभी भी चीज़ें रटनी नहीं चाहिए, समझ के करना चाहिए। क्योंकि अगर हम समझते हैं तो हमारे दिमाग की वो नसें खुल जाती हैं, जिससे हम अगर एग्ज़ाम में हमें कोई चीज़ नहीं आती है तो वो भी हम चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें थोड़ा चलना पड़ता है अपने आप को लेके, ताकि हम चीज़ें समझते रहें। अब मेरे को क्या दे रखा है, एक क्वेश्चन है कि उन्होंने क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है। अब मुझे इसकी केमिकल रिएक्शन लिखनी है। तो आपको क्या लिखना है, माइनस साइन किसके साथ है, डी के साथ है और बी के साथ है। तो मतलब डी और बी तो क्या है मेरे रिएक्टेंट्स, तो डी प्लस बी मैंने रिएक्टेंट्स में लिखे, सी और ए मेरे क्या है, प्रोडक्ट। तो आपको क्वेश्चन में वो ऐसे दे देगा आगे पीछे करके, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, डी और बी आपने लिख लिया। अब आपको पता चल जाएगा उनकी स्टोशियोमेट्री से कि उनकी स्टोशियोमेट्री क्या होनी चाहिए। अब डी के रिस्पेक्ट में स्टोशियोमेट्री 3 है, तभी तो वो उससे डिवाइडेड है, तो यहाँ पर 3D आ गया। बी के लिए सिंपल बी, क्योंकि यहाँ पर 1 है, और 2C क्योंकि इसकी स्टोशियोमेट्री 2 है और इसकी स्टोशियोमेट्री 4 है। तो ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन बन गया। तो आप रेट ऑफ रिएक्शन से कैसे एक केमिकल इक्वेशन बनाओगे, आपको ये चीज़ें भी समझ आ गई है कि नहीं बच्चों। वेरी गुड, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो। अब एक क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास कोई रिएक्शन है 4NH3 प्लस 5O2 गिविंग 4NO प्लस 6H2O, रेट ऑफ फॉर्मेशन हमें दे रखा है, NO का रेट ऑफ फॉर्मेशन हमें दे रखा है, ये रेट ऑफ डिसोसिएशन हमें निकालना है NH3 का। तो इसके रेट ऑफ फॉर्मेशन से इसका रेट ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालेंगे हम, रेट ऑफ रिएक्शन लिख के। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन NO का क्या होगा, ये तो प्रोडक्ट है, तो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमें दे रखा है। रेट ऑफ डिसोसिएशन NH3 का क्या होगा, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, रेट ऑफ डिसोसिएशन होगा ये, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
और अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूँ तो क्या होगा, डिक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ NH3 विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिवाइडेड बाय इसकी स्टोशियोमेट्री, और वो किसके बराबर होगी, रेट ऑफ फॉर्मेशन के, किसके, NO के। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, दोनों की स्टोशियोमेट्री इक्वल है तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, है कि नहीं। अब मुझे इसमें पूछा क्या है, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन बताना है NH3 का। तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन क्या होता है, ये होता है रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, मतलब मुझे इतनी चीज़ निकालनी है। तो अगर इतनी चीज़ मुझे निकालनी है तो ये 4 इधर जाएगा, तो 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, और इस पार्ट की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है ये, तो मैं इसको पुट कर दूंगी, तो मतलब इसका जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन होगा वो भी यही होगा। ठीक है, अब समझ कर पा रहे हैं ना। आपको क्या करना है, आपको इसके रिस्पेक्ट में उन्होंने रेट ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है, आपको क्या करना है, सिंपल रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। अगर आपको ये ना दिया होता, इसकी वैल्यू दी हुई होती, तो आप इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन लिखोगे, फिर उसके बाद इसका रेट ऑफ डिकम्पोजिशन लिखोगे, इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन लिखोगे और उसको इक्वेट करोगे। मैं आपको बताती हूँ कैसे। एक जनरल रिएक्शन है A+B गिविंग C। ठीक है, उन्होंने मुझे दे रखा है कि A का जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन है वो मेरा X है। ठीक है, और मुझे रेट ऑफ फॉर्मेशन C का निकालना है, कितना होगा। तो अब मुझे पता है रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ A मैं कैसे लिखूँगी, यहाँ पर आप स्टोशियोमेट्री लिख लो A और यहाँ पर लिख लो B। तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ A क्या होगा, वहाँ पर हम स्टोशियोमेट्री नहीं लिखते, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ A। ठीक है, स्टोशियोमेट्री नहीं लिखते, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये होता है हमारा, और ये उन्होंने हमें दे रखा है X। अब मुझे क्या लिखना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये हो जाएगा रेट ऑफ फॉर्मेशन। अब मुझे क्या निकालना है, इसका ये पार्ट निकालना है। तो इन दोनों में रिलेशन मुझे किससे पता चलता है, रेट ऑफ रिएक्शन से। तो अब मैं क्या लिखूँगी, रेट ऑफ रिएक्शन वो क्या हो जाएगा, 1/A माइनस ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैं ऐसे लिख रही हूँ क्योंकि थोड़ा कन्वीनियंट है लिखना, और ऐसे ही लिखना चाहिए क्योंकि इंस्टेंटेनियस रेट है ये, इज़ इक्वल्स टू C के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1/C डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हो जाएगा। अब आपको निकालना क्या है, ये पर्टिकुलर चीज़ निकालनी है आपको, मतलब ये पर्टिकुलर चीज़ निकालनी है। तो आप C को क्या करोगे, इस साइड लेके जाओगे, तो ये क्या हो जाएगा, -C/A, और इस पर्टिकुलर चीज़ की वैल्यू क्या दे रखी है, X। तो ये आपका पता चल गया, रेट ऑफ क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C। ठीक है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C आपका क्या हो जाएगा, -C/A। और अब आप सोच रहे होगे मैंने यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन को माइनस क्यों कर दिया, क्योंकि वो नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो बच्चों मैं गलती कहाँ कर रही हूँ, आप मुझे बताइए गलती कहाँ कर रहे हैं, क्योंकि आपने सीख लिया है। वेरी गुड, मैं गलती कहाँ कर रही हूँ, माइनस के साथ इस पूरे वैल्यू की जो वैल्यू दे रखी है वो x है। तो मतलब dA/dt मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस साइन, इस पूरे की वैल्यू क्या है, x है। तो यहाँ पर प्लस ही रहेगा। बहुत अच्छी बात है बच्चों, आपको बहुत अच्छा समझ आ रहा है, वेरी गुड। एक अपने आप सबके लिए तालियां। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों बात आती है हमें रेट ऑफ एक्सप्रेशन। रेट एक्सप्रेशन लिखनी है, मतलब रेट लॉ की जो रेट एक्सप्रेशन होती है ना, K जो भी होती है, सॉरी, रेट = K कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर में समथिंग, तो वो हमें अब सीखना है, वो हम कैसे लिखते हैं। आई नो आप सबको आती होगी, बट बेटा कुछ नया सीखो, मतलब हो सकता है क्या पता कुछ नया पता चल जाए। रेट एक्सप्रेशन हमें लिखना है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन एक हम पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स में, गुलबर्ग और वागे, ये जो दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने प्रपोज किया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना, वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर ऑफ देयर स्टोशियोमेट्री। मतलब अगर मेरे पास एक रिएक्शन है A + B, B गिविंग C, C + DD, ये रिएक्शन है, तो मेरा जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B रेज टू पावर ऑफ देयर स्टोशियोमेट्री। A की पावर में A क्योंकि उसकी स्टोशियोमेट्री A है, और B की पावर में B क्योंकि उसकी स्टोशियोमेट्री B है। तो इसको मैं इक्वेट करने के लिए, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए, मैं यहाँ पर रेट कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। तो मैंने ये लिखा, और ये मुझे क्या बताता है, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन।
तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड। तो इससे हम क्या करते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या हो जाएगा, के एफ ए बी बी इज इक्वल्स टू के बी सी डी डी, बेसिकली ये जो पावर्स हैं, ठीक है। सो के एफ अपॉन में के बी, ये क्या होता है, के इक्विलिब्रियम, तो इसीलिए यहाँ से हमारा के इक्विलिब्रियम आता है प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। बट कुछ टाइम बाद क्या पता चला, क्योंकि अब देखो अगर कोई हम प्रपोज करते हैं, कोई भी एक स्टेटमेंट प्रपोज करते हैं, तो हमेशा उसका कुछ ना कुछ एक लूप होल होता है, क्योंकि केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट द एक्सेप्शंस। हमेशा हमें कुछ एक्सेप्शन मिलता है। तो बाद में जब साइंटिस्ट ने ढूंढा, उन्होंने कुछ रिएक्शंस परफॉर्म करी, तो उनको क्या पता चला कि जो मेरा रेट है वो बेसिकली वो नहीं है जो हम अभी तक समझते आ रहे हैं। अभी तक मैं क्या समझ रही थी कि जो रेट है वो बेसिकली क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए, उसकी पावर में उसकी स्टोशियोमेट्री, उस हिसाब से मेरी रेट चल रही थी। बट ऐसा नहीं होता, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस ये लॉ ऑफ मास एक्शन को फॉलो ही नहीं कर रही थी, ठीक है। तो लेटर इट वॉज फाउंड आउट दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू सम पावर विच मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टोशियोमेट्री। तो बाद में साइंटिस्ट ने क्या प्रपोज किया, जब उन्होंने ऐसे लूप होल्स देखे, क्योंकि ये एक ही रिएक्शन में नहीं, ये उन्होंने बहुत सारे रिएक्शंस में ये सब चीज़ें ऑब्जर्व करी, तो वो उन्होंने एक फाइनल कंक्लूजन बनाया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, वो उसकी वो जो प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के रेज टू सम पावर, तो वो हो सकता है उसकी स्टोशियोमेट्री भी हो जाए, और हो सकता है वो उसकी स्टोशियोमेट्री ना भी हो, क्योंकि वो किस पर डिपेंड करेगा, रिएक्शन कंडीशन पे। कई बार होता है कि जो हमारी रिएक्शन हो रही है वो स्टोशियोमेट्री पर डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं होती, ठीक है। क्योंकि कई बार हम देखते हैं, जैसे उन्होंने फिर एक कंक्लूजन जो बनाया वो हम समझ लेते हैं, फिर मैं बताती हूँ ऐसा क्यों होता है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन अब एप्लीकेबल नहीं है, बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि उसके हमने कुछ लूप होल्स देख लिए। तो अब जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसको हम प्रोपोर्शनल बोलते हैं ए और बी की पावर में एक्स वाई। जो एक्स और वाई होते हैं ये अब क्या हो जाएंगे, हमारे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्योंकि एक्स और वाई स्टोशियोमेट्री हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ओके। सो रेट अब हमारा बन जाएगा के ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई, जहाँ पर के हमारा रेट कांस्टेंट होगा या फिर स्पेसिफिक रेट। और इस पर्टिकुलर इक्वेशन, ये जो पर्टिकुलर हमारा क्या हो जाता है, रेट एक्सप्रेशन हो जाती है, जिसमें रेट जो है इज इक्वल्स टू के ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई। तो अब ये हमारा एक नया रेट लॉ है जिसको हम पूरी एंटायर केमिकल काइनेटिक्स में यूज़ करने वाले हैं। आज का ये जो लेक्चर था ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट था, बिकॉज इट इज़ समथिंग जो हमारा केमिकल काइनेटिक्स का बेसिस फॉर्म करता है और फाउंडेशन फॉर्म करता है। तो एक्स और वाई अब आप समझ ही गए होंगे कि ये स्टोशियोमेट्री हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। क्यों? क्योंकि कुछ साइंटिस्ट ने पता लगाया कि वो जो रेट का, रिएक्शन का जो रेट है वो उसकी स्टोशियोमेट्री के हिसाब से चल भी रहा है और नहीं भी चल रहा है ना, कुछ हम गवर्न नहीं कर सकते, ओके। आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं रेट कांस्टेंट की, और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके बारे में इंटरव्यूज़ में ज़रूर पूछते हैं, क्योंकि रेट कांस्टेंट के बारे में वो एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं जिसके बारे में जनरली हमें नहीं पता होता, तो इसलिए हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। कि कई बार क्या होता है ना, हमारे पास एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि रेट कांस्टेंट किस किस पर डिपेंड करता है, ऑप्शंस दे देंगे 4-5, तो उसमें अब आपको देखना पड़ेगा, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो रेट कांस्टेंट किस पर डिपेंड करता है, इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, इट डज़ नॉट डिपेंड, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, एक्टिवेशन एनर्जी। हायर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फास्टर विल बी द रिएक्शन। बच्चों, इसका मतलब क्या है, रेट कांस्टेंट जो है वो कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट पे नहीं डिपेंड करता, ठीक है। कंसंट्रेशन क्या है, रिएक्टेंट के प्रोडक्ट की, उस पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता, क्योंकि ये उसकी प्रॉपर्टी है। अब आप बोलोगे क्यों, ये तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि ये उसकी अपनी प्रॉपर्टी है। अब आपकी भी कुछ प्रॉपर्टी होती है ना कि आपको कुछ चीज़ पसंद है, अब आपसे पूछ लो कि भाई क्यों पसंद है, अब भाई पसंद तो पसंद होती है, वो मुझे पसंद है तो पसंद है, अब मुझे नहीं पता क्यों पसंद है बट पसंद है। वही चीज़ है कि रेट कांस्टेंट की अपना एक फीचर है कि वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। एक्सपेरिमेंट से ये उन्होंने पता लगाया होगा, बट डिपेंड करता है तो किस पर, टेम्परेचर और एक्टिवेशन एनर्जी पे। और टेम्परेचर और एक्टिवेशन एनर्जी पर ये कैसे डिपेंड करता है ये हम आगे पढ़ेंगे, अगर पता है तो वेल एंड गुड। थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कांस्टेंट बढ़ता है, एक्टिवेशन बढ़ाने से रेट कांस्टेंट घटता है।
अब ये क्यों होता है ये तो हम आगे पढ़ेंगे, अभी मैं एक ही वीडियो में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहती, क्योंकि फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, और मेरा मोटो आप लोगों को कंफ्यूज करना बिल्कुल नहीं है, बेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। सो हायर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फास्टर विल बी द रिएक्शन। तो जितना ज़्यादा आपकी रेट कांस्टेंट की वैल्यू होगी उतना ही फास्ट आपका रिएक्शन होगा। एक्स जो है वो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू ए, वाई जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू बी। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूँ तो मुझे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता चल जाएगा कि फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, nth ऑर्डर है या 0th ऑर्डर है। तो मुझे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता चल जाएगा इस तरीके से। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है विद रिस्पेक्ट टू ए, तो आपको क्या बताना है, आपके जस्ट उसकी पावर में देखना है, पावर में 1 है 2 है जो भी देखना है। तो अगर 1 है तो मतलब फर्स्ट ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू ए, अगर 2 है तो सेकंड ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू ए। सिमिलरली आप बी के रिस्पेक्ट में भी बता सकते हो। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है ना, वो ओवरऑल ऑर्डर के बजाय वो बच्चों को क्योंकि बच्चे तो जनरली क्या करते हैं, वो ओवरऑल ऑर्डर ही याद रखते हैं, बट कई बार क्वेश्चन को वो घुमा देता है, वो पूछ लेता है कि विद रिस्पेक्ट टू बी ऑर्डर क्या है। तो जो बच्चों को ये वीडियो नहीं पता होगी, जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी होगी, वो तो क्या टिक कराएंगे, वो पूरा ऑर्डर है ना। और जो बच्चों ने ये वीडियो देखी होगी वो क्या टिक करके आएंगे, वाई। सो इस तरीके से हम थोड़े अलग हो जाते हैं ऐसी भीड़ से। अब ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर जो है ये हमें रिप्रेजेंट करता है कि हाउ सेंसिटिव द रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑन द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब देखो ऑर्डर बेसिकली हमें क्या बता रहा है, अगर मेरी कंसंट्रेशन ऑफ ए है, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ए के रिस्पेक्ट में वो मेरी फर्स्ट ऑर्डर है, तो अगर मैं ए की कंसंट्रेशन को बढ़ाऊंगी तो वो उस हिसाब से चेंज होगी। अगर मैं सेकेंड ऑर्डर कर दूँ, तो अगर मैंने जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी मतलब एक मेरा रेट इक्वेशन है के ए क्या स्क्वायर, तो अगर मेरा इस तरीके की एक रेट लॉ है, तो अगर मैंने ये इक्वेशन लिखी है, अब मैंने ए की कंसंट्रेशन चेंज कर दी, 2a कर दी, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, k डैश 2a का होल स्क्वायर। तो k डैश वैसे नहीं करूँगी क्योंकि मैंने कंसंट्रेशन चेंज करी है, और अभी मैंने देखा है कि कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। तो अब मेरा जो नया रेट तो चेंज हो गई क्योंकि कंसंट्रेशन बदल गई है, तो नया रेट क्या हो जाएगा, 4a का स्क्वायर। तो अब आप देख सकते हो कि रेट मेरा चेंज हो गया, 4 टाइम्स हो गया, पहले 1 टाइम था, अब 4 टाइम हो गया। तो रेट मेरा बेसिकली क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, और ऑर्डर क्या कर रहा है, उस कंसंट्रेशन को डबल कर रहा है। तो इसीलिए जो मेरा ऑर्डर होता है वो मेरे ना रेट ऑफ रिएक्शन की सेंसिटिविटी बताता है कि अगर मैंने ज़रा सा भी कंसंट्रेशन में चेंज कर दिया तो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन तुरंत बदल जाएगा। जैसे अभी हमने देखा कि वो 4 टाइम्स हो गया है कि नहीं। तो इस तरीके से हमारा ऑर्डर हेल्प करता है हमें बताने में। ऑर्डर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है, इसके लिए मैं कंफर्म्ड हूँ। नेगेटिव हो सकता है, इसके लिए मैं कंफर्म नहीं हूँ क्योंकि अभी तक मैंने ऐसा कोई केस देखा नहीं है, बट ये लिखा हुआ है बुक्स में। तो आप देख लेना, अगर आपको पता चले तो मुझे भी बता देना, ठीक है। इट कैन बी डिटरमाइंड बाय द एक्सपेरिमेंट। अगर आपसे कोई बोल दे कि मैंने आपको एक इक्वेशन दी है, इसका आप रेट ऑर्डर बताओ क्या होगा, तो आप उसको देख के नहीं बता सकते ये कौन सा ऑर्डर है, क्योंकि आपको उसके लिए जाना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा लैब में, उसका पूरा सेटअप लगाना होगा, उसकी कंडीशंस लगानी होगी, आप कुछ रिएक्शंस परफॉर्म करोगे, कैलोरीमेट्री या जो भी आपके रिएक्शंस होते हैं, मुझे नहीं पता, तब आप उसका रेट ऑफ रिएक्शन पता लगाओगे और तब आप उसका ऑर्डर पता लगाओगे। तो अगर आपको कोई बोल देता है इस रिएक्शन को देख के इसका ऑर्डर बता दो, तो आपको क्या करना है, सॉरी मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ये उसके लिए मुझे आप लैब में लेके चलो, तब मैं आपको परफॉर्म करके दूंगा रिजल्ट कि इसका ऑर्डर क्या है। तो इट कैन बी डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंटेशन, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है ये। अलग अलग मेथड्स आते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को निकालने के लिए, जैसे इनिशियल रेट मेथड हो गया, हाफ लाइफ मेथड हो गया, हिट एंड ट्रायल मेथड हो गया, ग्राफिकल मेथड हो गया। और ये जो तरह तरह के मेथड्स हैं, इनके थ्रू हम कैसे ऑर्डर को निकालेंगे, इसके लिए हम अगली वीडियो में अपलोड करूँगी, उसमें आप देखना, उसमें मैं काफ़ी एग्जाम्पल्स आपको कराऊँगी ऑर्डर निकालने के। रेट ऑफ रिएक्शन जो है, द रिएक्शंस विच कंप्लीट इन 1 स्टेप आर कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शंस। मतलब अगर मेरी कोई रिएक्शन है ए गिविंग बी, इसको मैं बोलूँगी एलिमेंट्री। एलिमेंट्री क्यों बोला मैंने, क्योंकि ये एक स्टेप में हो गई। अगर मेरी कोई रिएक्शन है फ्री रेडिकल रिएक्शन, फ्री रेडिकल रिएक्शन है, अब आपको पता है कि फ्री रेडिकल रिएक्शन क्या होती है,
चेन इनिशिएशन होगा, प्रोपेगेशन होगा, टर्मिनेशन होगा, 3-4 प्रोसेस होते हैं और इनमें भी कुछ सब प्रोसेस होते हैं, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो गई, मतलब इसको मैं बोलूँगी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, क्योंकि ये बहुत सारे स्टेप में हो रही है और ऐसी रिएक्शंस को सॉल्व करना इज़ नॉट ईजी, ठीक है। इज़ नॉट अ कप ऑफ टी ये एक मतलब एक आइडियम या फिर कुछ यूज़ करते हैं हम लोग। सो फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर इज इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलैरिटी। अगर मेरे पास कोई एलिमेंट्री रिएक्शन, अगर आपको क्वेश्चन में उसने बोला है कि ये जो रिएक्शन है ये एलिमेंट्री है और तब वो आपसे पूछ रहा है कि ऑर्डर बताओ, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, R इज इक्वल्स टू के ए की पावर में 1। और आपको पता है कि हमेशा हम रेट में हमेशा हम रिएक्टेंट्स के रिस्पेक्ट में लिखते हैं, तो आपको यहाँ पर रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ही लिखना है। तो यहाँ पर एक ही रिएक्टेंट है, तो यहाँ पर इसकी स्टोइचियोमेट्री क्या है 1, तो यहाँ पर इसका ऑर्डर भी 1 हो जाएगा। सो ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेना। या तो अगर आप नोट्स बना रहे हो तो इसको आप अच्छे से सर्कल करके बनाना कि जो एलिमेंट्री रिएक्शंस होती हैं उनके लिए जो ऑर्डर होता है या उसकी मॉलिक्यूलैरिटी होती है वो उसके इक्वल होती है। ऑर्डर इज इक्वल्स टू इट्स मॉलिक्यूलैरिटी। और अगर आपको मॉलिक्यूलैरिटी नहीं पता तो मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है रिएक्टिंग स्पीशीज़ के वो टेक पार्ट कर रहे हैं एलिमेंट्री रिएक्शन के। मतलब A प्लस बी गिविंग C, ये मेरी एक रिएक्शन है, एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, ठीक है। तो A और B को आपस में कोलाइड होना पड़ेगा, आपस में इन्हें लड़ना पड़ेगा ताकि वो C बना दें, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस। या और इसकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या हो जाएगी 2, क्योंकि दो स्पीशीज़ को आपस में कोलाइड होना ही पड़ेगा तभी मुझे C मिलेगा, वरना C नहीं मिलेगा। तो मॉलिक्यूलैरिटी इज़ द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज़ विच मस्ट कोलाइड टुगेदर टू फॉर्म अ प्रोडक्ट, ठीक है। तो उनको आपस में कोलाइड होना ही पड़ेगा टू ब्रिंग आउट अ केमिकल रिएक्शन। अगर वो आपस में कोलाइड नहीं होंगे तो मुझे C नहीं मिलेगा। तो मॉलिक्यूलैरिटी मेरी 2 है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा रिएक्शन का 2, ठीक है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल्स टू के, A की पावर में 1 और B की पावर में 1, ठीक है। X प्लस वाई क्या हो जाएगा 2, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया 2। सो ये बात हो गई हमारी मॉलिक्यूलैरिटी की। फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन जब मॉलिक्यूलैरिटी अगर मैं इंक्रीज़ कर दूं, मतलब पहले तो A गिविंग B है, मॉलिक्यूलैरिटी अगर 1 है, 2 है, 3 है, अगर मैं मॉलिक्यूलैरिटी 3 से ज़्यादा कर दूं या 3 ही कर दूं तो मेरी जो रिएक्शन है ना उसको मैं एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं बोलूँगी। क्योंकि बेसिकली क्या होगा कि मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब क्या है कि इन दोनों को एक टाइम पर, जितने भी रिएक्टिंग स्पीशीज़ हैं उनको एक टाइम पर आके साथ में कोलाइड करना है, ठीक है। तो अगर मैंने मॉलिक्यूलैरिटी 5 कर दी है तो ऐसा पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि अगर मेरे A B C D E ये मेरे रिएक्टेंट्स हैं तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि A B C D E ये सारे एक टाइम पर आके आपस में कोलाइड हो जाएं। एक टाइम पर तो ये कोलाइड नहीं होंगे। होगा क्या, A B के साथ करेगा, B C के साथ करेगा, C D के साथ करेगा, D E के साथ करेगा, या ये तीनों मिलकर एक कोई चीज़ बनाएंगे F जो इसके साथ रिएक्ट करेगा। तो एक टाइम पर इन पांचों का आपस में कोलाइड होना इज़ नॉट पॉसिबल, इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो इस वजह से मेरी जो मॉलिक्यूलैरिटी होती है वो कभी भी 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती, ओके। सो मॉलिक्यूलैरिटी मेरी कभी भी 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर कोई रिएक्शन है 5A गिविंग P जो मैंने अभी आपको बताया, द मॉलिक्यूलैरिटी सीम्स टू बी इक्वल टू 5 बट द कोलिजन इन्वॉल्विंग 5 मॉलिक्यूल्स एट अ टाइम कैन नॉट गिव इफेक्टिव कॉलिजन्स फॉर द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। वही मैंने आपको बताया कि 5 मॉलिक्यूल्स आपस में आके रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट हमें नहीं दे सकते हैं, बिकॉज ये थ्योरेटिकली भी पॉसिबल नहीं है और फिजिकली भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो देयरफॉर मॉलिक्यूलैरिटी इक्वल टू 5 इज़ नॉट पॉसिबल एंड दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन मोर देन 1 स्टेप। सो दोस्तों ये जो मैंने अभी आपको बताया मॉलिक्यूलैरिटी के बारे में, इसको आप ध्यान से रखना। और मॉलिक्यूलैरिटी जो है मैंने जैसा लिखा है कि एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम इसको बेसिकली थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्योंकि हम लोग ये थ्योरी से निकालते हैं कि कैसे कॉलिजन हुआ होगा, क्या क्या कंडीशंस रही होगी, ये सब हम आगे पढ़ेंगे जब हम यूनिलिंडमैन यूनिमॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ेंगे और भी कई सारी ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, ये सब पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे इन सब के बारे में डिटेल में। सो आज हमने बेसिकली क्या पढ़ा
पढ़ा, रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा, रेट ऑफ कंपोजिशन पढ़ा, कंजम्पशन पढ़ा, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन पढ़ा, रेट लॉ के बारे में देखा, लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में देखा, और हाफ लाइफ के बारे में ये तो हम आगे देखेंगे। बाकी मैंने आपसे क्या प्रॉमिस किया है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के आपको बताऊंगी कैसे हम इनिशियल रेट मेथड और ग्राफिकल मेथड और हाफ लाइफ मेथड, इनसे हम कैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। तो इसके लिए मुझे आपको एक कंप्लीट वीडियो बना के सिखाना पड़ेगा, तो वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। बाकी अगर आपको ये मेरा पसंद आया होगा चैनल, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना प्यार दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। मैंने अभी स्टार्ट किया है और आपका योगदान बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। इन दोस्तों, आप लोग अपना ख्याल रखिए।